क्यों वास्को डी गामा को भारत और यूरोप के बीच एक नया मार्ग खोजने की जरूरत पड़ी, और आखिर कैसे प्राचीन काल के व्यापारिक मार्ग को लगभग बंद ही कर दिया जाता है। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन की हिस्ट्री बताने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, ये मेरा मॉडर्न इंडिया का पहला लेक्चर है और इसी तरह की वीडियोस के साथ मैं पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिना किसी देरी किए चलो शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 15th सेंचुरी के एंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के नेविगेटर्स द्वारा भारत और यूरोप के बीच एक नया व्यापारिक मार्ग खोजा जाता है, जो कि भारत और यूरोप का व्यापार दोबारा शुरू कर देता है। दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि भारत और यूरोप का व्यापार प्राचीन काल से ही चलता आया है। तो दोस्तों, हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से पहले प्राचीन काल के व्यापारिक मार्ग यानी ट्रेड रूट का इतिहास देखना होगा, ताकि हमें सारी बातें आसानी से समझ आ सके। दोस्तों, प्राचीन काल का जो व्यापारिक मार्ग था वो कुछ ऐसा था कि यूरोप से स्टार्ट होकर मेडिटेरियन सी से होते हुए आज के इजराइल पैलेस्टीन के एरिया तक आता था। फिर वहां से दो मार्ग निकलता था। पहला इधर से चलकर रेड सी से होते हुए भारत आता था, और दूसरा आज के इराक से चलते हुए पर्शियन गल्फ से होते हुए भारत आता था। साथ ही दोस्तों, इनका एक तीसरा मार्ग भी था जो कि यूरोप से निकलकर सेंट्रल एशिया तक आता था। बेसिकली ये चाइना के लिए बनाया गया था, जिसे हम सिल्क रूट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिल्क रूट उतना यूज नहीं होता था जितना मेडिटेरियन सी वाला होता था, क्योंकि ऑब्वियसली यार उस समय में कोई मोटर बाइक नहीं था, तो ऊँटों से सामान ले जाने में काफी टाइम लग जाता था। अब दोस्तों, आपने व्यापारिक मार्ग यानी ट्रेड रूट तो देख ही लिया, लेकिन सवाल आता है कि प्राचीन काल में व्यापार किसके बीच हुआ करता था। तो दोस्तों, करीब 1200 BC से हमें सबूत मिलना शुरू हो चुका है, जब पूरे इस एरिया में रोमन एम्पायर राज कर रहा था। साथ ही इस व्यापार का हमें कई जगह सबूत भी देखने को मिला है, जैसे कि महाभारत के डिस्क्रिप्शन में यवंस शब्द का मेंशन देखने को मिला है, जो कि ग्रीक्स या कह सकते हैं कि यूरोपियंस को डिनोट करता है। साथ ही आप अलेक्जेंडर के इन्वेजन का इंटरेक्शंस तो देखे ही होंगे, और प्री मॉडर्न और मॉडर्न टाइम्स में भी ग्रीक्स का इंटरेक्शन देखने को मिला है। साथ ही दोस्तों, भारत का व्यापार एंशिएंट ग्रीस, पर्शिया, मेसोपोटामिया के साथ भी देखने को मिला है, जिसका सबूत हमें 1200 BC से मिलता आया है। आई होप अब तक आप लोग ये बात समझ चुके होंगे कि प्राचीन काल यानी एंशिएंट टाइम में व्यापार किसके बीच और कैसे होता था। अब दोस्तों, समय बीतता गया और 5th सेंचुरी AD आते आते इस रोमन एम्पायर पे नॉर्दर्न ट्राइब्स का हमला हो जाता है। नॉर्दर्न ट्राइब्स बेसिकली वहाँ के बर्बर जनजाति हुआ करते थे, और एग्जैक्टली दोस्तों 476 AD में ये बर्बर जनजाति रोम सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे दोस्तों ये पूरा वेस्टर्न साइड का रोमन एम्पायर डिस्ट्रॉय हो जाता है, और बचता है तो सिर्फ ईस्टर्न साइड का रोमन एम्पायर, जिसे हम बेंजेंटाइन एम्पायर के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, 11th सेंचुरी आते आते ये जो वेस्टर्न साइड का रोमन एम्पायर डिस्ट्रॉय हो चुका था, इस समय में वहां पर इटली जैसे सिटी स्टेट्स आ चुके थे। लेकिन दोस्तों, अभी भी व्यापारिक मार्ग बदलता नहीं है। और दोस्तों, भारत का व्यापार होता है इटली के शहर वेनिस, जिनोवा, फ्लोरेंस, नेपल्स, पीसा और कई शहरों। और दोस्तों, ये सिटी इतने प्रचलित हो जाते हैं और इतने आगे निकल जाते हैं कि इन्हें मेडिटेरियन एम्पायर के नाम से भी बुलाया जाता था। अब दोस्तों, 1453 AD में इन ऑटोमन तुर्कों ने इस बेंजेंटीन एम्पायर को खत्म करते हुए उनके मेन शहर कंस्टेंटिनोपल सिटी को अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इससे टैक्स से क्या लेना देना, क्योंकि पहले ऑटोमन्स को टैक्स देते थे और अब बेंजेंटीन एम्पायर को टैक्स देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ बात आती है रिलीजन की, बात आती है डिसिप्लिन की। जैसे सेम धर्म ना होने के कारण कई दिक्कतें आती थी। साथ ही व्यापारी जब व्यापार करने जाते थे तो उनसे टैक्स कभी भी बढ़ा दिया जाता था, या कई बार ऐसा भी हुआ है कि उन्हें मार कर उनका सामान छीन लिया जाता था। लेकिन दोस्तों, व्यापार टोटली बंद नहीं हुआ था, व्यापार होता था लेकिन बहुत कम हो गया था पहले से। साथ ही दोस्तों, इसी समय दो देश पोर्टुगल और स्पेन व्यापार में अपना इंटरेस्ट काफी ज्यादा दिखाने लगे थे। वैसे तो ये लोग इस समय साउथ के वेस्टर्न एरिया में अपना ट्रेड किया करते थे। अब दोस्तों, व्यापार में इतना दिक्कत होने के कारण यूरोप की इकोनॉमी डाउन चली जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कुछ व्यापारी व्यापार किया करते थे, जिस कारण यूरोप में मसाले काफी ज्यादा महंगे बिकते थे, और पूरा यूरोप इससे काफी परेशान था। अब दोस्तों, इसी का हल निकालने के लिए पोर्टुगल और स्पेन ने अपने अपने नेविगेटर्स को भेजा भारत की खोज करने के लिए। और अब दोस्तों, एग्जैक्टली 1487 AD में पोर्टुगीज एक्सप्लोरर बार्थलोमियो डियास अफ्रीका के साउथ एरिया में पहली बार पहुंचता है, जिसका नाम केप ऑफ गुड होप था।
वो काफ़ी आगे तो गया था लेकिन भारत तक नहीं पहुंचा था। और इसके बाद 1492 एडी में इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज करने के लिए निकलता है। लेकिन दोस्तों ये स्पेन से वेस्ट होकर भारत की खोज करने जाता है और जा पहुंचता है कैरेबियन आइलैंड। लेकिन दोस्तों वो भारत नहीं था, फिर भी वो गलत होने के बावजूद उसे भारत बोलता है, जिस कारण उसका नाम वेस्ट इंडीज पड़ा। आई होप आपको ये फैक्ट भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। लेकिन दोस्तों एक बात और बता दूं, ये जितने भी एक्सप्लोरर जाते हैं ये वहाँ सिर्फ रुकते नहीं हैं बल्कि अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करके वहाँ से ट्रेड करने लगते हैं। लेकिन फिर भी ये कंट्रीज भारत को खोजना चाहती थी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जितने भी ये कंट्रीज थे उनके नेविगेटर्स इधर उधर व्यापार करने लगे थे, जिससे सबको दिक्कत हो रही थी। और इसीलिए 1494 एडी में स्पेन और पोर्टुगल के बीच ट्रेटी ऑफ टॉर्डेसिलास साइन होती है, जिसमें लोग डिसाइड करते हैं कि इस लाइन के वेस्ट के एरिया में स्पेन व्यापार करेगा और ईस्ट के एरिया में पोर्टुगल व्यापार करेंगे। और अब दोस्तों 1497 एडी में पोर्टुगीज की एक जहाज फिर निकलती है भारत की खोज करने के लिए, जो कि वास्को डी गामा के अंडर में थी। और ये बार्थोलोमियो के रास्ते को फॉलो करते हुए बढ़ता है और जा पहुंचता है अफ्रीका के मंबासा पे। और फिर दोस्तों वहां पे इसे गुजराती सेलर्स मिल जाते हैं जो कि अरब कंट्रीज से व्यापार करने आए थे। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उस समय तक ऑटोमन एम्पायर के जो नेविगेटर्स थे वो यहाँ तक भी ट्रेड किया करते थे। और फिर फाइनली दोस्तों वास्को डी गामा 1498 में उनके साथ केरला के कालीकट पर पहुंच जाता है और वहाँ पे व्यापार की बातचीत करने के लिए वो हिंदू रूलर्स से मिलता है। अब दोस्तों मैं इसके आगे की कहानी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री और अपनी कॉलोनीज को एस्टैब्लिश किया। और दोस्तों इसी तरह की वीडियोस के साथ मैं पूरी मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आप एक हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लेना ताकि आगे के लेक्चर्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।